नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। और आइए शुरू करते हैं एक और कंपनी के बारे में एनालिसिस डिटेल में। अब वो अच्छी है बुरी है ये आप कमेंट करके बाद में बताइएगा। और ये जो मैंने अभी फुल वीडियोस बनाने शुरू करे हैं शॉर्ट्स को कम्प्लीटली इग्नोर करके, आपकी इसके बारे में क्या राय है? मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे भी एज एन इन्वेस्टर अच्छी अच्छी कंपनीज एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं, उनके दोनों तरीके के देखने को मिल रहा है। मतलब वैसे तो चलो हम करते ही थे बट उतना हम नहीं करते थे, हम सिर्फ वो कंपनीज को एक्सप्लोर करते थे जो हमारी वॉच लिस्ट में आती थी। बट अभी कंटेंट बनाने के लिए हमने अलग स्ट्रेटेजी लगाई है। हम उन स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनको लोग ढूंढ रहे हैं या जिनके बारे में ऑनलाइन सर्च ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट का सिस्टम अलग है और इसका अलग है, बट इसके अंदर भी कुछ कंपनीज हमें पर्सनल लेवल पे पसंद आ जाते हैं जिन सेक्टर्स या जिन कंपनीज की तरह हम वैसे जनरली देखते नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन एज एन इन्वेस्टर मिल रही होगी, रियलिटी जो कि आपको चाहिए। क्योंकि पर्सनली जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी लाइफ में तो आ, जो चीज़ें मैं मिस करता था चाहे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कि यार इन बातों के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा, सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रहे हैं लोग। या ले दे के कोर्स खरीद लो, हमारी एडवाइजरी ले लो, ये कर लो वो कर लो, भी हमें पैसा दे दो, हमें समय दे दो, हम बदले में आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया, बट अभी नाउ आई एम हेयर ऑन यूट्यूब विद योर ब्लेसिंग्स, विद योर सपोर्ट एंड भगवान की कृपा से। एंड आप सबका प्यार भी मिल रहा है, हमारा बिजनेस भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, तो उस सब के लिए धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि जो भी हम बातें करेंगे ये जस्ट फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप बिल्कुल नहीं माना जाए। ठीक है, मेरा काम है एज एन अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर, स्किन इन द गेम, एज एन इन्वेस्टर आल्सो, वो चीज़ें समझाना जो चीज़ों से फ़ायदा होता है और जिन चीज़ों से नुकसान होता है, दोनों पहलू समझना सेक्टर के और कंपनी के। और फिर ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ विद द हेल्प ऑफ योर टीम या अपनी अपनी खुद की नॉलेज के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिया में मोनोपोली करती है इन स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। अब स्पेशलिटी केमिकल्स भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा कंपनीज इस सेक्टर के अंदर हैं, बट जिस तरह का केमिकल ये बनाती है उसके अंदर इनकी काइंड ऑफ मोनोपोली है। 100% मोनोपोली नहीं है, काइंड ऑफ मोनोपोली है। वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू का सिर्फ केमिकल से आता है या और भी कई स्ट्रीम्स हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, मार्केट शेयर क्या बोलता है, यूएसपी क्या बोलता है, न्यूज़ सेंटीमेंट क्या बोलता है, और एंड के अंदर चार्ट क्या बोलता है, प्राइस क्या बोलता है। तो चाहे आप टेक्निकल मोमेंटम इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म, या इंस्टिंक्ट वैल्यू ढूंढने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। एंड अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो केमिकल सेगमेंट में मोनोपोली है जिसको फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, रेफ्रिजरेंट मैन्युफैक्चरर्स और एग्रो केमिकल्स जाइंट के अंदर ये काम करती है। तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल कंपनी का नाम है, नवीन फ्लोरिन, ठीक है। रिसेंटली काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया तो इसी वजह से ये हमारी वॉच लिस्ट में आया इन द कंटेंट मेकिंग स्ट्रेटेजी, नॉट द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। कंटेंट मेकिंग वाली लिस्ट में आया तो हमने कहा चलो इसको वीडियो बनाते हैं। तो ये कंपनी पिछले 5 साल में अपने प्रॉफिट को 4 गुना कर चुकी है, लेकिन 90% इन्वेस्टर्स को 5 हिडन एडवांटेजेस पता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ न्यूज़ देखते हैं या रिटर्न देखते हैं, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड या कंपनीज चूज करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत तरीका है काम करने का। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलो अब बात करते हैं कंपनी की। तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, एनएससी टिकर जो है वो NAVINFLUOR है, ठीक है। कंप्लीट नवीन फ्लोरिन नहीं है और स्पेस बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो ये कंपनी 1998 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर है राइट नाउ, ठीक है। हम वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर, सॉरी 2 नवंबर 2025 के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ भी। आज जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद देख रहे हैं तो उस समय का रिसेंट डेटा चेक कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, हम लेटेस्ट वीडियो दोबारा बना देंगे। तो मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ के आसपास है और ये कंपनी फ्लोरीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जो बहुत ही नीश सेगमेंट है। नीश का मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग उस चीज़ में काम करते हैं, उस प्रोडक्ट में या उस सेक्टर के अंदर।
तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्लोरोकेमिकल्स को बनाना बहुत ही टेक्निकल और कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस होता है, इसलिए कंपटीशन बहुत कम है और ये एक नेचुरल एंट्री बैरियर है। मतलब किसी को अगर इस सेक्टर के अंदर आना है तो सिर्फ पैसे के दम पे नहीं आ सकते, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा और उससे भी ज़्यादा मेहनती और ट्रेंड एग्रेसिव लोग लगेंगे जो कि उस सेक्टर में स्पेशलिटी रखते हों। तो पहले मैं आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाता हूँ, फिर फाइनेंशियल्स देखेंगे और रियल नंबर्स और एंड में रिस्क भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेबी कंप्लाइंट एनालिसिस दोनों साइड देखना ज़रूरी कर देता है। और सिर्फ सेबी एनालिसिस की बात नहीं है, एज एन इन्वेस्टर भी हमें किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोनों साइड देखने चाहिए कि रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, जैसे कि एज अ ट्रेडर तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपकी क्या है, और एज एन इन्वेस्टर कैपिटल एलोकेशन इज द की। तो इस कंपनी के सेगमेंट हैं जी 3। ठीक है, और एंड में बताऊंगा एक सरप्राइज फैक्टर। तो पहला सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल्स, फिर है सीडीएमओ और फिर है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो 45 to 50% का रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो 45 से 50 रुपये सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं। ये सेगमेंट हाई वैल्यू फ्लोरोकेमिकल्स बनाता है जो फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई, एग्रोकेमिकल्स और एडवांस मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जो कि 25 से 30% का एबिटा मार्जिन है। अब एबिटा मार्जिन अगर आपको नहीं पता तो जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं, बट लर्न फ्रॉम गुड पीपल। ओके, और वो सीख के फिर वापस मेरे चैनल पे आ जाओ नेक्स्ट लेवल चीज़ें सीखने के लिए। तो सेगमेंट 2 है रेफ्रिजरेंट गैसेस। रेफ्रिजरेटर होता है ना, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो एसी हो, ठीक है, तो उसकी गैस ये कंपनी बनाती है, जो जो कि 30 to 35% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। मतलब 50 रुपये आते हैं फ्लोरोकेमिकल से और 30 रुपये आते हैं एसी की गैस से या रेफ्रिज की गैस से, या जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट गैसेस, और भी काफ़ी जगह यूज़ होती होगी। तो उसको अगर हम और डिटेल में पढ़ें तो वो गैस होती है HFC और HFOs। ये गैसेस एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती हैं। इंडिया में एसी पेनिट्रेशन अभी 7 से 8% है। हमें लगता है कि यार अब तो झोपड़ियों के अंदर भी एसी लग गया, गाँव के अंदर भी एसी लग गया, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी सिर्फ 7 to 8% पेनिट्रेशन हुआ है एसी मार्केट के अंदर। गैस की मार्केट की बात नहीं कर रहा, एसी की मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो मतलब एसी की कंपनी, एसी बनाने वाली कंपनीज और एसी के पार्ट्स या एसी की गैस बनाने वाली कंपनीज के लिए अभी 90% स्केल होना बाकी है, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंडिया से बाहर, वहाँ पे 90% एसी का मार्केट है। हमारे इंडिया में अभी 7 to 8 है। ये वेरीफाइड डेटा, जाके चेक कर लो बिफोर कमेंटिंग एनी बुलशिट। तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा और हो रहा है, ये सेगमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। मतलब सिर्फ एआई, रिसाइकल, बैटरी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक, इन सब को छोड़ के प्रैक्टिकल चीज़ें, और भी प्रैक्टिकल चीज़ें आप एक्सप्लोर करो। ये भी एक फ़ायदा होता है जब आप एक कंपनी को डिटेल में सर्च करते हो, उससे जुड़ी हुई और चीज़ें रिसर्च करते हो, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, मैं नहीं कह रहा कि कल को नवीन फ्लोरिन खरीद लो या बेचो, मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ। और एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थर्ड सेगमेंट है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, जो कि 15 से 20% का रेवेन्यू कवर करता है। ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मेल्टिंग नहीं, स्मेल्टिंग और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जो कि अगेन एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम है। स्मेल्टिंग और मेल्टिंग में क्या फ़र्क होता है? गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, बता देगा। यूट्यूब के ऊपर भरमार पड़ी है ऐसे वीडियोज़ की। सरप्राइजिंग फैक्ट नंबर 1, नवीन फ्लोरिन इंडिया में ओनली कंपनी है जो एंड टू एंड फ्लोरोकेमिकल्स वैल्यू चेन कंट्रोल करती है। मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ इन हाउस है। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन उनको कॉस्ट कटिंग की एवरेज देता है, क्वालिटी कंट्रोल देता है और टाइम पे डिलीवरी करने के लिए ऑर्डर्स को परस्यू करने की पावर देता है, जो कि कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये 4-5 अच्छी अच्छी बातें सुन के पागलों की तरह खरीदने मत लग जाना। रिस्क भी बताएंगे, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हों। हर जगह, हर कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो अभी हम अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं, बुरा भी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अब आते हैं नंबर्स पे, और यहाँ पे मैं सिर्फ वेरीफाइड डेटा दूंगा जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 2019 में था 1200 करोड़ के आसपास।
फाइनेंशियल ईयर 23 में था 2800 करोड़ के आसपास। और अगर हम 5 साल का CAGR निकाल लें, जो कि होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, अब ये क्या होता है अगेन जाके सीखो, वापस सीख के मेरे पास आओ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ ABCD नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं सिखाता हूँ ग्रामर। ओके, समझ में आया तो बढ़िया है। तो CAGR सीखो, और CAGR का मतलब क्या होता है ये भी जाके सीखो, फिर आपको पता चलेगा कि सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता कि 1 साल में कंपनी ने कितना पैसा कमाया, या न्यूज़ में कब आई, या किसी बड़े 10 20 50 मिलियन के फॉलोवर वाले बंदे ने अगर कंपनी का नाम ले दिया तो जाके खरीद लो, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें सर्च करनी होती है, नेट इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्ट, प्लेज, PE रेशो, ये सारी देखनी होती है, बट डिसीजन एक पे लेना होता है। ओके, सारी पे डिसीजन लेने जाओगे कि यार PE तो अच्छा है, CAGR ठीक नहीं है, CAGR तो अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो ठीक है, मार्केट कैप ठीक नहीं है, तो डिसीजन ही लेते रह जाओगे। ठीक है, तो यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि मेरे लिए क्या काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए टाइम फ्रेम, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो मेरे लिए 1 डे कैंडल और 1 आवर कैंडल काम करती है। मेरे लिए अगर एज एन इन्वेस्टर की बात करूँ और टेक्निकल में अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए बोलिंजर बैंड और RSI काम करता है, वॉल्यूम काम करता है, SMA 200 काम करती है। ठीक है, ये 3 4 चीज़ें मेरे लिए काम करती है, बट डिसीजन मैं किस पे लेता हूँ, बोलिंजर बैंड पे। ऐसे ही फंडामेंटली अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो डेफिनेटली मैटर करती है, मार्केट कैप डेफिनेटली मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि प्लेज और डेप्ट नहीं होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो अपनी रेंज तोड़ता है तो बेसिकली चाहे आप टेक्निकल चार्ट देखो तो आपको रेंज देखनी है ऐसे, ठीक है, टेक्निकल में कि नीचे लो, ये लो है, ये हाई है, हाई ब्रेक किया तो मतलब पोटेंशियल भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, तो वो आपको ढूंढना है कि ब्रेकआउट है कि रिवर्सल है। और नीचे के सपोर्ट ली तो अब वो डेक्लाइनिंग स्टार्ट हो रही है कि रिवर्सल मारेगा, इतनी गेम है बस। जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन नमस्ते, अपना बल्ले बल्ले हो जाएगी पूरी। और ऐसे ही आपको रेंज फाइंड करनी है नेट इनकम के अंदर, मार्केट कैप के अंदर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गया या कम आ गया, अभी 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू कम हो गया या नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं पागलों की तरह। बल्कि वो पता करें, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज है मार्केट के अंदर जिनका एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में 500 करोड़ 1000 करोड़ तक का भी नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी का टेक्निकल के हिसाब से लो एंड हाई ढूंढना है कि किस प्राइस रेंज में ये काम करता है, जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, या बेटा लेवल बोलते हैं कंपनी का, वो आपको किसी भी स्क्रीनर पर मिल जाएगा अगर आप ढूंढने जाओगे तो, न्यूज़ और रील्स को छोड़ के। और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली या ईयरली, ठीक है, वो भी अगर आप देखने जाओगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, यार ये कंपनी 100 से 190 करोड़ या 5000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में इतना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर वो नीचे वाला बैरियर तोड़ दे, ऊपर वाला तोड़ दे, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर वो नीचे वाला तोड़ती है तो एक टेंशन वाली बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तब आपको टेंशन में आना है, ये नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट पढ़ी हो 100 करोड़ रुपए कम कमाए। हम्म, तो कॉमन सेंस, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सारा ज्ञान एक तरफ, कॉमन सेंस एक तरफ। तो चलो, इमोशनल ना होते हुए वापस आ जाते हैं। रेवेन्यू की बात कर ली, अब बात करते हैं PAT। PAT नहीं पता, अगेन गूगल या यूट्यूब पे जाकर सीखो, वापस आओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में था 150 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, फाइनेंशियल ईयर 23 में था 600 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली, एंड प्रॉफिट जो है पिछले 5 साल में 4 गुना हो चुका है। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ खरीद लो, क्योंकि मैंने खुद ने अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। अगेन नोट अ टिप और एडवाइस, मतलब मेरा सिंपल है कि अपनी एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर जो कंपनी आएगी वो वॉच लिस्ट में आएगी, उस वॉच लिस्ट के अंदर जो हमारा ट्रिगर हिट होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फंडामेंटली हो या टेक्निकली, तो हम एंट्री एग्जिट का डिसाइड करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको 4 ही बातें डिसाइड करनी है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल। भी क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेचना है। जैसे संगीत के अंदर आठवां सुर नहीं है, फिल्म मेकिंग के अंदर चौथा शॉट नहीं है, सिर्फ वाइड मिड क्लोज, ये है ना। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर भी 4 ही बातें हैं, 5वीं बात ही नहीं है। जिस दिन आपने ये 4 बातें लिख ली, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप स्पेकुलेटर हो, चाहे आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, जो भी करते हो, आपको ये 4 बातें लिखनी है। जिस दिन लिखना शुरू कर दोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन्स। अब एक अगेन टेक्निकल टर्म्स सीखिए, वापस आइए।
एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंटली 22 से 25% रेंज में काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में जो एवरेज है वो 28 से 30% तक की है, और ये मार्जिन केमिकल इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन अच्छा है, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो सीख के आइए। 20 से 25% की रेंज है कंसिस्टेंटली, तो ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसे को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का अच्छा होना बहुत ही एक अच्छा सिग्नल माना जाता है एज एन इन्वेस्टर। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.3 टू 0.4 की रेंज है। तो लो डेप्ट मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए बोरोइंग कैपेसिटी और ज़्यादा है। सरप्राइजिंग फैक्ट नंबर 2, नवीन फ्लोरिन के पास कैश कन्वर्जन साइकिल इंडस्ट्री एवरेज से 30 से 40 दिन का बेटर है। मतलब उनके पास जो पैसा आता है वापस कन्वर्ट होके वो 30-40 दिन पहले आ जाता है। तो मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेप्शनल है। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी का साइन है जो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। अब हिडन मोनोपोली एडवांटेजेस कितनी हैं? 5 हिडन मोनोपोली एडवांटेजेस हैं। तो आइए आप एक सेकंड का वेट कीजिए। हमारी चाय आ चुकी है तो हम चाय भी पी लें साथ साथ में और वीडियो भी बना लेते हैं। जनरली मैं लाइव स्ट्रीम में करता हूँ और आज पहली बार मैं फुल लाइव वीडियो में कर रहा हूँ। जैसे कि मैं चाय को लेके भी एक एग्जांपल देता हूँ कि चाय इससे पहले ठंडी हो जाए, ध्यान से सुनना, चाय इससे पहले ठंडी हो जाए पीना ज़रूरी है, और इससे पहले कि आपका स्टॉक का प्रॉफिट नीचे चला जाए और फिर बाद में बोलो हो यार काश मैं बुक कर लेता। तो ऐसे ही कई लोग बोलते हैं ना चाय ठंडी होगी काश मैं पी लेता। चाय तो चलो दोबारा गर्म हो जाएगी, आपके हाथ में है, पर कंपनी दोबारा कब गर्म होगी आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए चाहे आपको 5% कमाना है, 10% कमाना है, 50% कमाना है, 100% कमाना है, जिस भी कंपनी या सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना एक प्रॉफिट लॉक करो कि भाई इतना आ गया, फिर मैं 1 मिनट नहीं सोचूंगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। तो चाय से मैंने ये सीखा है। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए चाय। आइए तो हम अब देखते हैं कि हिडन एडवांटेजेस कौन सी हैं। 5 हिडन एडवांटेजेस हैं कंपनी के पास। अगेन अच्छी अच्छी बातें सुन के इमोशनल मत हो जाना, कहीं वीडियो को आधे ही छोड़ के चले जाओ खरीदने। रिस्क भी बताऊंगा, ठीक है। तो एडवांटेज पहली है टेक्निकल एक्सपर्टीज, दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तीसरा है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, फोर्थ है ग्लोबल कस्टमर बेस, और फिफ्थ है कैपेक्स साइकिल एडवांटेज। अब इनमें से कुछ चीज़ें अगर ऊपर जा रही हैं, जैसे केपेक्स एक वर्ड है नहीं पता, जाइए सीख के आइए। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज बैरियर का मतलब क्या है कि फ्लोरोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर करना एक्सट्रीमली हजार्डस और टेक्निकल चैलेंजिंग है। नवीन फ्लोरेंस के पास 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन स्पेशलिटी केमिकल्स और 200 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। तो ये नए प्लेयर्स के लिए बहुत ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है, बिना बहुत ज़्यादा तकड़े लिंक, बहुत ही एक हाईली एग्रेसिव टीम और बहुत ही ज़्यादा पैसा लिए बिना इस सेगमेंट में एंट्री करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। थर्ड सेकंड एडवांटेज बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब कंपनी अपना खुद का फ्लोरोस्पार रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेट करती है। मतलब फ्लोरोकेमिकल जो बनाना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल बनता है उसको बोलते हैं फ्लोर स्पार। ठीक है। अगर मैं बोलने में गलत कर रहा हूँ तो कोई डॉक्टर अगर वीडियो देख रहा है तो इमोशनल मत होना, मैं यहाँ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर हूँ। और या इंग्लिश का कोई टीचर है तो भैया निकालते रहो, मैंने इंग्लिश के पेपर दे लिए अपने जब देने थे। अब हम जो काम कर रहे हैं उसमें अपन चैंपियन है। तो ये उनको जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला सिस्टम है, खुद का प्लांट बनाना, प्लांट होना रॉ मटेरियल के लिए, वो 15 से 20% का कॉस्ट एडवांटेज देता है। मतलब जो चीज़ बाकियों को 100 रुपये की पड़ती है इनको 80 रुपये की पड़ती है। तो वो एक लो कॉस्ट एडवांटेज आ गया जो कि कॉम्पिटिटर्स के लिए एक हेडेक है, क्योंकि उनको इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? 20% ज़्यादा, हो सकता है और ज़्यादा देने पड़े। मतलब 20% तो उनके लिए हैं जो समझदार खिलाड़ी है। जो अनाड़ी है, क्योंकि अनाड़ी तो हर जगह है ना, इस सेक्टर में भी होंगे। थर्ड एडवांटेज है कंपनी के पास रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स एप्लीकेशंस के लिए
यूएस एफडीए यूरोपियन रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने में 3 से 5 साल लग जाते हैं ऑन एन एवरेज। तो नवीन फ्लोरेंस के पास ऑलरेडी 50 से ज़्यादा अप्रूवल्स हैं। तो ये स्विचिंग कॉस्ट को क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के लिए। मतलब जो कंपनी, मान लो आज आपने सोच भी लिया कि अभी मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं, मेरे पास टीम भी है, मेरे पास गवर्नमेंट में भी सेटिंग भी है, बट स्टिल आपको 3 से 5 साल अप्रूवल लेने में लग जाएंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया बिजनेस का। सरप्राइज फैक्ट ये है कि कंपनी का R&D स्पेंड जो है, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, पर्सनल फेवरेट मतलब, ठीक है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें कल जाके इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ। और ये मैं बात आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा बेचो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आधी इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि ओवर नॉलेज इज हार्मफुल, बट आधी नॉलेज उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अब R&D नहीं पता, अगेन जाके सर्च कीजिए, सीखिए। तो ये कंपनी 4 से 5% ऑफ द रेवेन्यू R&D के ऊपर लगाती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, के अगले प्रोडक्ट्स कौन से बनाएं, अगली किन चीज़ों पे एक्सप्लोर करें। तो पिछले 3 साल में इसी चीज़ के चलते इन्होंने 15 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे नेट प्रॉफिट का 2 से 3 या 5% कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं R&D के ऊपर। मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। R&D के ऊपर जो जो कंपनी फोकस करेगी उसका फायदा होगा, ठीक है, ना कि मार्केटिंग के ऊपर या और फालतू के ड्रामे करने में, गाड़ियां खरीदने में, बंगले खरीदने में, सोशल मीडिया पे आके बकवास करने से चीज़ें नहीं होती। धंधा वैसे नहीं होता, धंधा होता है धंधे के तरीके से। तो अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, ना ही मेरी कोई पर्सनल वो, बट जो चीज़ अच्छी है वो है भाई, रेवेन्यू का 5% देना, मतलब प्रॉफिट का नहीं, क्योंकि इसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी तो कम हो रहा होगा। चाहे तो ये बढ़ा सकते हैं कि जी हम रेवेन्यू पे का 5% नहीं, हम तो नेट प्रॉफिट का 5% R&D पे लगाएंगे, बट दे नो द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ऐसे ही आप भी अगर इन्वेस्टर हो तो सिर्फ स्टॉक्स बाय या इन्वेस्ट करने की जगह अपना पैसा अच्छी जगह सीखने में लगाएं। अब मैं वो ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कह रहा जो दुनिया 100-100 रुपए में बेचती फिर रही है, मतलब, बट जो वेरीफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरीफाइड लोग हैं, या वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं, उनसे जाके सीखिए, अच्छे एडवाइज़र्स को हायर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे ब्रोकर को हायर कीजिए। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैंने नोटिस किया है कि गलत स्टॉक या गलत सेक्टर की वजह से लोगों का नुकसान नहीं है, या गलत ट्रेडिंग स्टाइल का नुकसान नहीं है, गलत ब्रोकर और गलत एडवाइज़र से 90% से ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अब ये डेटा से भी निकाल नहीं रही हैं, जिस दिन निकाल लिया आई एम डैम श्योर वो F&O ट्रेडिंग से ज़्यादा नुकसान का डेटा आ जाएगा सामने। कमेंट अगर आपको ठीक लगे। एडवांटेज नंबर 4, ग्लोबल कस्टमर बेस। टॉप 20 ग्लोबल फार्मा कंपनीज में से 15 कंपनीज नवीन फ्लोरेंस के कस्टमर हैं, ठीक है जी। मतलब टॉप 20 कंपनीज में से 15 लोग, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% कंपनीज इनके इन्वेस्टर्स हैं। अब ये प्लस पॉइंट भी है, नुकसान भी है। नुकसान कैसे है बताऊंगा आगे जाके, जब मैं रिस्क डिस्कवर करूंगा तो इसी चीज़ का रिस्क भी बताऊंगा। फ़ायदा तो है ही है, नुकसान भी है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 3 से 5 साल के लिए, जो कि एक स्टेबल रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिखाता है कि अगले 3 से 5 साल तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगेन इस बात को सुन के कुछ भी डिसीजन मत लेना, अपना डीपली एनालिसिस करना। एडवांटेज नंबर 5, केपेक्स साइकिल एडवांटेज। कंपनी ने रिसेंटली 1500 करोड़ का केपेक्स कंप्लीट किया है न्यू स्पेशलिटी केमिकल्स प्लांट के लिए। ये कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2026 में फुली यूटिलाइज होगी और प्रॉफिट मार्जिन्स फर्दर इंप्रूव होंगे। कॉम्पिटिटर्स को सिमिलर कैपेसिटी ऐड करने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो अब देखते हैं कि रिस्क नहीं, और चीज़ें होती हैं कि चलो ये तो हो गया बेस कि कंपनी काम कैसे करती है, क्या अच्छी बातें हैं, बुरी बातें भी करेंगे, टेंशन मत लो। पर कौन से ऐसे, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ ड्राइवर फैक्टर्स, कौन से ऐसे ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जिन पे कंपनी काम कर रही है जिसकी वजह से ये स्केल कर पा रही है। तो ग्रोथ ड्राइविंग जो फैक्टर्स हैं वो हैं 4। तो सबसे पहले है रेफ्रिजरेंट गैस की डिमांड, जो कि हमने एक रैंडम तरीके से डिस्कस करी। दूसरा है फार्मा एपीआई लोकलाइजेशन। तीसरा है एग्रोकेमिकल ग्रोथ। बीच में एक सरप्राइजिंग फैक्ट भी है फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे जो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी।
तो आइए डिटेल में समझते हैं, उससे पहले चाय की चुस्की। तो रेफ्रिजरेंट गैस की डिमांड, इंडिया का एसी मार्केट 15 से 18% CAGR से ग्रो हो रहा है। पहले कितना था? 8% एट प्रेजेंट, बट 15% से ग्रो भी हो रहा है। तो बाय 2030 इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एसी मार्केट बन जाएगा एज पर डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। कि अगर ऐसे ही 15 से 18% से भी ग्रो होता रहा तो 2030 मतलब आने वाले 5 साल में हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप जाके सर्च करें कि राइट नाउ इंडिया कौन से नंबर पे है। ठीक है, जो सही जवाब देगा उसको मैं अवार्ड तो पता नहीं क्या दूंगा, बस प्रेम ढेर सारा प्यार। तो ड्राइवर नंबर 2, फार्मा एपीआई लोकलाइजेशन। चाइना की +1 स्ट्रैटेजी की वजह से ग्लोबल फार्मा कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही है। सिर्फ फार्मा ही नहीं, बाकी सब भी कर रहे हैं, बट फार्मा वाले भी कर रहे हैं। तो नवीन फ्लोरिन को सीडीएमओ ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो हाई मार्जिन बिजनेस देते हैं। अब चाइना की +1 स्ट्रैटेजी क्या है, आपका सीखने का मन है आप जाके सीख सकते हैं। बट चलो, मैं तो ये मानता हूँ कि XYZ जिसकी वजह से भी लोग चाइना छोड़ के इंडिया आ रहे हैं वो एक अच्छी बात है। तो अब जाके अगेन आप दूसरा होमवर्क कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना के +1 स्ट्रैटेजी की वजह से जो सेक्टर्स या कंपनीज या प्रोडक्ट्स के लोग इंडिया के अंदर शिफ्ट होंगे, क्योंकि शिफ्ट होंगे तो उन कंपनीज को फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा होगा। तो होमवर्क कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। और मेरा होमवर्क तो आपके सामने है आजकल, मैं तो पब्लिकली होमवर्क कर रहा हूँ आजकल। क्योंकि मेरी टीम मुझे देखती थी कि सर आप होमवर्क अलग से करते हो, स्ट्रैटेजी अलग से बनाते हो, एनालिसिस अलग करते हो, और जो वीडियो बनाते हो वो शॉर्ट वीडियोस बनाते हो 15 सेकंड के, 1 मिनट के। तो बेटर है आप जो एनालिसिस करते हो तो उसी समय कैमरा ऑन कर लो और जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो वो आप बात करो। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है, भी डबल डबल मेहनत बचेगी, भी कंटेंट के लिए अलग, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, वो एक ही काम हो जाएगा और हो सकता है आपका भी काम आ जाए। ठीक है। थर्ड है एग्रोकेमिकल ग्रोथ। तो इंडिया का एग्रोकेमिकल मार्केट 60,000 करोड़ है और 12% CAGR से ग्रो कर रहा है। तो फ्लोरिनेटेड एग्रोकेमिकल्स डिमांड इंक्रीजिंग है फॉर बेटर क्रॉप प्रोटेक्शन। ओके जी, अब इसको मैं ब्रीफ कैसे करूं, आप समझ जाओ, इतनी ही बात है। सरप्राइजिंग फैक्ट, कंपनी को ऑर्डर बुक जो है, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 1200 करोड़ है, जो नेक्स्ट 18 से 24 महीने का रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। ये केमिकल सेक्टर में रेयर है क्योंकि यूजुअली स्पॉट ऑर्डर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मींस स्टेबल स्टेबल कैश फ्लोज और बेटर प्लानिंग। ड्राइवर नंबर 4, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। तो करंटली 40% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। कंपनी टारगेट कर रही है कि इसको 50 to 55% तक ले जाएं बाय द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026। मतलब अगले 1 साल में 40% रेवेन्यू जो कि एक्सपोर्ट से आ रहा है उसको 50 to 55 मतलब 10 से 15% बढ़ा दिया जाए। तो यूरोप और यूएस में रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑलरेडी हैं, तो मार्केट एक्सेस इजी है। मतलब इनके लिए वो 10-15% मार्जिन बढ़ाना ऑन रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। तो अब बात करते हैं रिस्क की। अच्छी अच्छी बातें बहुत कर ली, अब रिस्क भी देखते हैं। तो रिस्क कितने हैं जी? रिस्क हैं इसमें 5। तो सबसे पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। आप बोलोगे सर इनका तो खुद का प्लांट है, बट स्टिल देयर इज समथिंग आई विल टेल यू। नंबर 2, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। नंबर 3, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 4, केपेक्स इंटेंसिटी। नंबर 5, ग्लोबल कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। तो फ्लोरोस्पार जो एक रॉ मटेरियल जिसके लिए फ्लोरोकेमिकल्स बनाने के लिए चाहिए होता है, उसके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक सिल्वर, गोल्ड, स्टील एंड क्रूड ऑयल, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो रैंडमली दिमाग में आई वो मैंने आपको बता दी। तो फ्लोरोस्पार जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। तो अगर प्राइजेस सडनली इंक्रीज होते हैं तो मार्जिन्स प्रेशर में आ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। हाउ एवर कंपनी का बैकवर्ड इंटेग्रेशन रिस्क स्ट्रेटेजी है वो इस रिस्क को मिटिगेट करता है। रिस्क नंबर 2 है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। फ्लोरोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हाईली रेगुलेटेड है इन ऑल द कंट्रीज, नॉट जस्ट इन इंडिया। स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स आ सकते हैं जो कंप्लायंस कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, बट एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के लिए
ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, बट जो नए प्लेयर्स एंटर करना चाहेंगे उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। रिस्क नंबर 3, कस्टमर कंसेंट्रेशन। टॉप 10 कस्टमर्स अप्रोक्सीमेटली, वो जो मैं कह रहा था ना कि टॉप 20 फार्मा कंपनीज में से 15 इनके पास हैं, वो तो थी अच्छी बात। अब उसी चीज़ की बुरी बात बताता हूँ कि टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो रेवेन्यू को 40 to 45% कंट्रीब्यूट करते हैं, या 50% समझ लो कि 50% जो रेवेन्यू आ रहा है वो टॉप 10 कस्टमर्स से आ रहा है। तो उसमें से अगर एक या दो लोग भी गड़बड़ होती है, लड़ाई होती है, किसी का दिमाग खराब होता है या किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इनका रेवेन्यू सीधा 5, 10, 15% हिल सकता है। ठीक है, तो ये एक रिस्क है, बट वो हर जगह ही होता है। ठीक है, खास तौर पे अगर आप एक स्पेसिफिक बिजनेस में काम करते हो जहाँ पे आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हो, या आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है कि आप क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस लगा लो, जैसे अभी ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है कि पूरा इंडिया 150 करोड़ लोग इज माई क्लाइंट, या जो भी 18 से 20 करोड़ या 10, 15 करोड़ जितने भी डीमेट अकाउंट्स हैं वो सब, या उसका जो पोटेंशियल होगा वो मेरे क्लाइंट्स हैं। मतलब मेरा क्लाइंट कहने का मतलब डॉक्टर भी हो सकता है, अगर जैसे मैं एक अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर हूँ आपको पता है, तो टीचर भी मेरा क्लाइंट है। बट उससे पहले जो मेरे क्लाइंट्स थे वो कौन थे? दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, बादशाह, मतलब टॉप सिंगर्स, मिक्का सिंह, दलेर मेहंदी। तो वो लिमिटेड थे, ले दे के 15-20। तो उसमें से अगर एक दो के साथ भी मेरी लड़ाई हो जाती थी तो मेरे रेवेन्यू पे बड़ा फर्क पड़ता था। तो ये मैं इस चीज़ को मैं बड़ा अच्छे से समझता हूँ, और ये भी एक बड़ा तकड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने वो बिज़नेस को शिफ्ट करके मैं इधर आया हूँ। मतलब 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो मुझे 10 साल से मैं यही कर रहा हूँ। तो ये जो रिस्क है ये सच में एक काफ़ी बड़ी बात है सोचने के लिए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस। रिस्क नंबर 4, केपेक्स इंटेंसिटी। केमिकल बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, कंपनी को कॉन्टिन्यूस कैपेक्स करना पड़ता है, मतलब और पैसा अरेंज करना पड़ता है एक्सपेंशन के लिए। तो कैश फ्लो के ऊपर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि R&D करनी है, नए प्लांट्स लगाने हैं, जो भी करना है वो छोटे पैसे से नहीं होगा, मोटे पैसे से होगा। ठीक है, तो वो एक कैपेक्स इंटेंसिटी के लिए जो कैश फ्लो का चक्कर है वो एक रिस्क है। नंबर 5 है ग्लोबल कंपटीशन। तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कॉस्ट एडवांटेज के साथ compete करते हैं। हाउ एवर क्वालिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में नवीन फ्लोरिन काफ़ी आगे है चाइनीज कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अब सरप्राइज फैक्ट कि इतना सब कुछ अच्छा या बुरा होने के बावजूद कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.3 to 0.4 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि रियल एस्टेट में तो जी कर्जा चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कर्जा चाहिए ही चाहिए, डिफेंस में कर्जा चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही इसमें भी कर्जा चाहिए ही चाहिए। बट कंपनी ने बड़े अच्छे से मैनेज किया है, 0.03 और 0.4 के लेवल्स, मतलब ना के बराबर। तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और फ्यूचर चैलेंजेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी कंपनी में है, और मैनेजमेंट इज गुड। तो ये हो गई बिजनेस के हिसाब से। अब मैं इसी को यहीं पे बंद करूंगा वीडियो को, सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ हर बार 10 मिनट बनाने का, जो मेरी टीम मुझे बोलती है, बट 10 मिनट में कवर हो ही नहीं पाता। तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के वीडियोस बनाऊं, या आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी चलेगा, ताकि मैं और डिटेल में बात कर पाऊँ। जैसे मैंने अभी नंबर्स की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ एक बिजनेस की मोटी मोटी चीज़ें समझाई है। मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बता दी, आधे लोग बीच में छोड़ के भी चले गए होंगे, बट भैया ये कुछ भी नहीं है, दिस इज़ लाइक 5%। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो कि मैं अक्सर आजकल एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, मतलब किसी का मन हुआ स्पेशलिटी केमिकल्स में जाके इन्वेस्ट करने का, या किसी का सर्वे मन हुआ ऑनलाइन सर्विसेज में जाके चेक करने का, या किसी का मन हुआ फार्मा सेक्टर में, तो वहाँ पे जाके सब सेक्टर्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो अगर तो आपने डीपली रिसर्च कर ली कि कंपनी की यूएसपी, मोनोपोली, मार्केट शेयर या कुछ खास बात है, तो एक अच्छी और या मान लो आप लकी हुए कि उस सेक्टर में कंपटीशन ही नहीं है। बट अब वो पता कैसे चलेगा कंपटीशन है कि नहीं है? अब नॉर्मली लोग स्क्रीनर पे जाके देखते हैं, तो अब मैंने ये स्क्रीनर खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है स्पेशलिटी केमिकल सब सेक्टर। पता है कितनी कंपनीज आ रही हैं? 130। 130 में से लार्ज कैप कौन सी हैं? एक भी नहीं है। मिड कैप कौन सी है? गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स,
ठीक है, एक ही कंपनी है मिड कैप के अंदर, बाकी सारी की सारी 129 स्मॉल कैप है, जिसमें सबसे बड़ी है स्मॉल कैप के अंदर नवीन फ्लोरिन। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या नवीन फ्लोरिन मिड कैप बन सकती है? कमेंट। अब चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट अगर हम पिछले एक साल का देखें, वन डे कैंडल के हिसाब से, डेली कैंडल के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, 4 घंटा, 1 वीक या मंथली कैंडल के हिसाब से नहीं, वन डे के हिसाब से, तो जनवरी तक ये बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था। जनवरी के बाद ग्रेजुअली धीरे 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 उठना शुरू हुआ, मतलब जनवरी वॉज द टाइम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, बाय द एंड ऑफ जनवरी प्राइस ने SMA 200 को क्रॉस किया, बट वॉल्यूम मतलब उतना बढ़िया नहीं है जितना कि टेक्निकल चार्ट पे ऑन एन एवरेज दिखता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कंपनी खराब है या अच्छी है, मैं जो चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ एज एन इन्वेस्टर, एज अ अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एकदम से स्पाइक नहीं आया है, ग्रेजुअली राइजिंग है, बट अब जो एकदम से स्पाइक आया है पिछले 5-10 दिनों में, तो उसमें हुआ क्या है? टेक्निकल चार्ट की भाषा में अगर मैं बताऊं, या बोलिंजर बैंड के हिसाब से आप भी जाके चेक कर सकते हो, अगर आप बोलिंजर बैंड आप यूज़ करते हो, तो वन डे कैंडल पे कैंडल बाहर है, वीकली कैंडल पे अगर हम एक साल का देखें तो वो भी ओवरबॉट जोन में है, मतलब बोलिंजर बैंड से कैंडल बाहर है, पूरी बाहर नहीं है, आधी बाहर है वीकली कैंडल। मंथली कैंडल अगर हम देखें तो वो भी 40% बाहर है। तो फॉर इन्वेस्टर्स, या जो मतलब फंडामेंटल रेशियोज देख के डिसीजन लेते हैं, वो कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है कि ये कंपनी और ग्रो करेगी या रिवर्स मारेगी, या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मतलब ये स्मॉल कैप से मिड कैप बन पाएगी, मेरा सवाल ये है। और अगर आप टेक्निकल चार्ट वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आपको क्या लगता है, इसको हम ब्रेकआउट माने, जो डेली कैंडल, वीकली कैंडल और मंथली कैंडल पे आया है, मतलब टेक्निकली ये ओवरबॉट जोन में है, तो अब ये यहाँ से और ऊपर जाएगी या रिवर्सल मारेगी? क्या आपका व्यू है? कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो में जैसा कि मैंने अभी टाइम फिक्स कर दिया है, तो या तो सुबह 9 बजे या शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे, जिस भी समय आपको देखें, तीनों टाइम अलग अलग कंपनीज मिलेंगी, रोज 3 कंपनीज को कवर किया जाएगा ऐसे ही। अब इसमें क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, सजेशन जो भी आपके हैं वो आप कमेंट कर सकते हो। अगला कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी के बारे में बात की जाए, कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लगी कि हाँ भी ये सच में अच्छी बातें मैंने बोली हैं, जेन्युइन बातें बोली हैं, आपको मेरे पे फेथ है, आपको मुझसे प्यार है, या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो भी रीज़न है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि यूट्यूब वालों को और डेटा मिले और मेरा चैनल एग्रेसिवली ग्रो करे और इसका फ़ायदा हो। देखिए मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाने हैं, बट आई रियली वांट कि भी मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हम वो चीज़ें लोगों को बता पाएँ जो कि ज़रूरी होती हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर जैसे भी। तो आपका ओवरऑल क्या व्यू है? प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव। मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो सुबह 9 बजे या शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे। टेक केयर।